हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आर के सिंह आज के नए वीडियो में उपस्थित हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन नॉलेज क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए टर्म 1 की जो एग्जाम होने वाली है उस एग्जामिनेशन में सोशल साइंस, सोशल स्टडीज, एसएसटी जो भी आप बोलते हैं, सामाजिक विज्ञान, उस सामाजिक विज्ञान के शॉर्ट में जो क्रैश कोर्स जो मैंने यस्टरडे आपसे वोट कराया था उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट ने हिस्ट्री को पहले प्रायोरिटी दिया है, इतिहास को। तो हम आज आपको वेरी शॉर्ट टाइम में जो आपको चैप्टर कवर होने वाला है हिस्ट्री का, उस चैप्टर से हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे जिससे कि आपको आने वाला जो एग्जामिनेशन है 30 नवंबर को आपको मदद मिलेगा। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सो हियर इज हैविंग द हिस्ट्री इन चैप्टर 1। एज यू नो दैट, आप जैसा जानते हैं टॉपिक का नाम क्या है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो आप समझ लीजिए कि हम अभी जो मैक्सिमम चीज सीखेंगे इस चैप्टर से, देखेंगे, आपको कवर होगा टर्म 1 के अकॉर्डिंगली, वो होगा राइज इन नेशनलिज्म इन यूरोप। तो सबसे पहले यूरोप को समझिए कि यूरोप में जो कंट्री थे उस समय जब इसका राइज हो रहा था, उद्भव हो रहा था, उस समय मैक्सिमम फ्रांस, इटली, जर्मनी, ये सारे कंट्रीज थे। रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएटिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, ये सारे कंट्री यूरोप में काफी ज्यादा प्रभावित थे। तो इंपॉर्टेंट बात पर हम फोकस करते हैं। इस चैप्टर के टॉपिक के अकॉर्डिंगली जो वर्ड है नेशनलिज्म, एकदम समझ लीजिए। टर्म 1 के क्वेश्चंस कवर जो होंगे वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू होंगे। उसमें से आपको जैसे राष्ट्रीयता क्या है, नेशनलिज्म इज द टर्म टू कम्स अंडर द राइज द कंट्री अकॉर्डिंग टू द सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड साइकोलॉजिकली। तो इसमें अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपनी बात को रखी है, जिसमें कि राष्ट्रीयता वो होता है जो सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर और मनोवैज्ञानिक तौर पर देश के प्रति समर्पित हो। तो ये जो दौर रहा इस नेशनलिज्म का उस यूरोप में, उसमें सबसे खासा प्रभावित रहा वो रहा फ्रांस की क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जैसा कि प्रीवियस क्लास में चैप्टर 1 आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, फ्रांस की क्रांति। अगर आप बच्चों को फ्रांस की क्रांति बहुत अच्छा से क्लियर है तो हमें नहीं लगता है कि नेशनलिज्म इन यूरोप में कोई दिक्कत आएगी। लेकिन हमारे तरफ से जो इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसमें आप स्टक कर जाते हैं, रुक कर जाते हैं, उस वर्ड को समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इसका क्या है। तो मैंने आपको राष्ट्रीयता बताई। राष्ट्रीयता के बाद आपको समझना है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। बच्चों एक बात और बता देता हूं आपको, देखिए इतिहास को पढ़ने के लिए हमें क्या चीज समझने की जरूरत होती है, WH, व्हाट, वेयर, विच, हु, व्हिच, whom, ये सारी चीजें होती है। मतलब कौन, कहां, किसने किसको मारा, कब राज्य किया। तो ये एक बड़ा दौर होता है। इसको अगर आप याद करें, और अभी के एग्जामिनेशन में आपको लगता होगा कि काफी स्ट्रेस है, बहुत सारे लोगों को लगता है हिस्ट्री, इतिहास जो है वो बड़ा, ये इतिहास में ये है। चार सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, 4 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। उसमें मैक्सिमम पोल में हमारे बच्चों ने कहा हिस्ट्री को पहले हम लोग देखेंगे। तो ये देखिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यहां आइए, फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति जैसा कि आप जानते हैं 1789 में क्रांति हुई, और इस क्रांति का सबसे मुख्य कारण क्या था, र्यूमर्स, जो अफवाह फैली थी। अफवाह के साथ साथ जो ये हुआ था, फ्रांस का जो राजा थे लुइस 16वां जो राजा थे, उनकी जो हत्या हुई, ये बहुत बड़ी, ये एक क्रांति का दौर रहा। और हत्या का कारण क्या था, उनके जो एंसेस्टर थे, पूर्वज, यानी उनके जो पूर्वज थे, वो जो मोनार्च सिस्टम था। अब मोनार्च सिस्टम क्या है, राजा का शासन। जो राजा का शासन वर्षों से चला आ रहा था, उस शासन में उन्होंने इस चीज को समझा ही नहीं कि राजा का रोल क्या है, काम क्या है, प्रजा की भलाई। लेकिन उन लोगों ने ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत की, अपने खजाने को अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने रिश्तेदार के ऊपर
उसमें ज्यादा एक्सपेंस किया, न कि जनता के ऊपर ध्यान दिया। तो ये जो क्रांति थी हमारे इतिहास में, फ्रांस के इतिहास में बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्रांति था। यानी पूरे दौर में हम लोग ये जानेंगे, इस चैप्टर में समझने की बात यह है कि मोनार्क सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनली, संवैधानिक तरीके से कैसे बदला गया समय समय पर, और उसमें जो भी लोग आए, जो भी शासन करने वाले शासक आए, एम्परर आए, वो समय समय पर अपना कंट्रीब्यूशन दिया, योगदान दिया। अब देखिए फ्रांस की क्रांति में मैं शॉर्ट में बता दूं कि फ्रांस जो था उस समय 1789 में जो क्रांति हुई, उसके पहले से लेकर बाद तक फ्रांस 3 हिस्सों में बटा हुआ था। 3 हिस्सों में अगर कहा जाए तो सबको पता होगा, एक है नोबेलिटी, दूसरा क्लर्जी और तीसरा थर्ड स्टेट। नोबेलिटी, क्लर्जी एंड थर्ड स्टेट। तो इस स्थिति में जो था, लोग जो बटे हुए थे वो एक राजा का परिवार था, अलग से उनके आसपास के रिश्तेदार, फिर जो नोबेल फैमिली था वो उन्हीं के जो सम्भ्रांत परिवार जो थे, पढ़े लिखे थे, वो हो गए, और थर्ड स्टेट जो हो गया, तीसरा स्टेट, यही मुख्य लोग थे जो राजा के खिलाफ हो गए। और कोई भी राज्य में अगर कोई पर्सन, कोई समाज नेता के खिलाफ हो जाता है तो वहां क्रांति की दौड़ आती है। और क्रांति के पीछे का कारण मैंने बताया कि लंबे समय से उनके जो एंसेस्टर थे वो समाज पर वो फोकस नहीं कर रहे थे, देश के लोगों पर फोकस नहीं कर रहे थे। तो तीसरा हिस्सा जो था वो था पीजेंट थे, फार्मर्स थे, लैंडलेस फार्मर थे, कुछ लोग इस टाइप से बटे हुए थे। और ये लोग काफी टैक्स में दबे हुए थे। टैक्स मतलब कि इन लोगों से ही सिर्फ टैक्स वसूली जाती थी। टैक्स मतलब लेवी कह सकते हैं आप। तो ये जो पॉइंट था वहां पर, इस 3 चीज को उसमें भी उन्होंने ये बताया है। यहां हमने समझने की कोशिश करेंगे हम कि जो फ्रांस की क्रांति में जो तीसरा स्टेट था, थर्ड स्टेट, वो 2 हिस्सों में बटा हुआ था, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव वैसे मेंबर्स होते थे जो उनका एज जो था 21 साल से ऊपर, और वो वोट वो दे सकते थे, वही दे सकते थे जो राजा को टैक्स जो था सप्ताह में 3 दिन से ज्यादा टैक्स पे कर सकते थे, और नहीं तो नहीं। महिलाओं को तो बिल्कुल ही अधिकार नहीं था। तो ये एक लंबा इतिहास रहा है, दौर रहा फ्रांस की क्रांति में। यानी मैं अगर आपको बताऊं शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में, तो राइज इन नेशनलिज्म इन यूरोप में फ्रांस की क्रांति का बहुत ही अहम रोल रहा है। जितने पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन आज करने वाला हूं, सारे एक्सप्लेन में वो लास्टली वही चीज आता है। अब देखिए आता है वर्ड लिबरलिज्म। लिबरलिज्म क्या होता है? इसका हिंदी होता है उदारवाद। उदारवाद क्या होता है? यानी हम अपनी ही भाषा में कहें उदार चरित्र। अरे उनको ऐसे गाली भी दे दिया तो बोले हाँ जाने दो ना, गाली क्या शरीर में टच कर रहा है क्या। तो वो इस तरीके से सोच करके अपना चल दिए कि हाँ कोई बदलाव होने की जरूरत है नहीं है। तो मैक्सिमम लोगों का ऐसा सोच था कि भाई हमारे प्रति राजा का क्या सोच है, क्या है, हमें कोई मतलब नहीं, हम अपने लाइफ को जी रहे हैं। तो इस तरीके से वो लोग लिबरल थे। ऐसे 3 हिस्सों में अगर हम इसको कहें, लिबरलिज्म, रेडिकल एंड कंजर्वेटिव। रेडिकल लोग थे, बड़ा वो थे, रूड थे। वो कहे कि अपनी जो जिसके पास प्राइवेट संपत्ति है, हाँ, वो आज भी अभी हमारे दौर में भी चल रहा है, जो वो उनका रहे। भाई हम लोग अपने संपत्ति को किसी से शेयर नहीं करेंगे, धन दौलत, जमीन जायदाद, रुपया पैसा जो भी हो। तो ये हो गया। और कंजर्वेटिव विचारधारा के जो लोग हैं उनको जो है यहाँ पर मैंने कंजर्वेटिव बताया। तो ये दौर में 1815 का दौर रहा, ये कंजर्वेटिव का दौर। कंजर्वेटिव लोग क्लियर नहीं होते हैं आपसे, कि आप उनको जानना चाहेंगे तो कहेंगे हाँ 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 हाँ। आपको इसका छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ इसमें, कि अगर आपको कोई कहा जाए कि मुखिया का इलेक्शन हुआ है, आपको वोट हमको देना है, तो बोले हाँ 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 हम आप ही को वोट देंगे। अब चेहरा पर आपको कह दिया आपको वोट देंगे, और वोट देते समय कहें मन में 2 गाली भी दे रहे हैं, और उसके बाद कहें अच्छा वोट मांगने आए थे, है ना, इनको देना है कि इनको नहीं दो, वो कराना नहीं इनको दे, तो वो क्लियर नहीं रहेंगे। तो ये इस दौर में क्लियर नहीं थे कि वो राजा के साथ रहेंगे उस मोनार्क सिस्टम में या जनता के साथ में रहेंगे। ये कंजर्वेटिव हो गया। दूसरा चल रहा है आपका यूनिफिकेशन ऑफ इटली, जर्मनी एंड ब्रिटेन। ये बहुत बड़ा दौर था। ये आपको याद करने की जरूरत है। 1866 1866 टू 1871 ये जो दौर था, इस दौर में इटली, जर्मनी एंड ब्रिटेन का एकीकृत होना,
एक साथ होना एक नई बदलाव थी इसमें फ्रांस में, यूरोप में, पूरे यूरोप में अपनी सोच जो थी, इटली की सोच, जर्मनी की सोच और ब्रिटेन खासा हम लोग भी प्रभावित हुए 1866 से 1871 के बीच में। और इसको कहा जाता है 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में हमें नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होगा। ये इस दौर को मतलब 1801 से 1900 को 19वीं शताब्दी कहते हैं, और फिर अपना 2001 से लेकर के चलेगा आपको, तो अभी चल जो रहा है इस तरह से आगे, 1901 से लेकर के 2000 तक हो गया 20वीं शताब्दी, 2001 से लेकर के ऑनवर्ड जो चल रहा है 21वीं शताब्दी। तो 100 साल की शताब्दी होती है। इसमें ये दौर रहा, इसमें कैसे बदलाव आए, तो ज्यादातर लोगों को ये लगने लगा कि अब राजा हमारे प्रति नहीं सोच रहे हैं, और आसपास में फ्रांस की जो हो रही है ये चेंजेस आ गया। नेशनलिज्म इन इंपेरियलिज्म, 1830 से 1848 का जो दौर रहा इंपेरियलिज्म का। अब इंपेरियलिज्म में छोटे छोटे जो रियासत के राजा थे वो अपने अपने तरीके से बदलाव करते गए। वो किसी ने घोषणाएं कर दी कि हम आपको आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर हक नहीं जमाएंगे, हमने ये देंगे, हमारे संविधान में बदलाव होगा, आपकी भी पार्टिसिपेशन होगी। तो ये पूरा का पूरा नेशनलिज्म यानी इंपेरियलिज्म रहा। एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, रिनेसेंस इसलिए मैंने लिख के रखा है, इसका मतलब होता है रीबर्थ, पुनर्जन्म। किसी भी समाज में किसी भी राजा का जो चेंजेज होता है फिर से, तो ये एक रिनेसेंस हुआ। और आप फ्रांस की जो क्रांति पढ़े होंगे उसमें जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का जो पुतला है, उसमें इससे कनेक्शन मैं करके बता रहा हूं आपको कि एक हाथ में वो एक चार्टर्ड ली हुई है महिला, और दूसरी हाथ में जो है वो अपना एक लाइट एक ऐसे लिए हुए हैं कि ये बता रहे हैं कि यही रास्ता आपका सही है। और बाकी सारे यूरोप के कंट्री को दिखाया गया है कि किस तरह से उनके पीछे 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 आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये रिनेसेंस मतलब रीबर्थ। और ये अगर छूट जाए तो फ्रांस में जो नेशनलिज्म की दौर था, नेपोलियन बोनापार्ट का दौर, ये बड़ा ये हो जाएगा। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो दौर था वो 1804 का था, और इस नेपोलियन बोनापार्ट को 1804 को जो है सिविल कोड भी कहा जाता है और नेपोलियनिक कोड भी कहा जाता है। तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो नेपोलियन बोनापार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। उसने बहुत सारे ऐसे रूल एंड रेगुलेशन फ्रांस के लोगों के लिए बताया कि हम आपको ये कर देंगे, सेना में भागीदारी होगी, आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टीज का हमें हिस्सेदारी नहीं होगा, हमारे जो संविधान बनेंगे उसमें भी भागीदारी होगी, महिलाओं को वोटिंग देने का अधिकार होगा। क्योंकि बीच का दौर के बाद देखिए 1789, आप इसको समझिए, 1789 के बाद 1804 में हम आ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट दौर चल रहा था। तो इस दौर में आपको यहाँ चेंजेस आए। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा यूरोपियन पावर्स। बाल्कन्स बहुत सारे स्टूडेंट को क्लियर नहीं होता है। बाल्कन्स एरिया एक है जहां पर इनको कलेक्टिव सामूहिक रूप से कहा गया। तो कब लोग सामूहिक हुए? 1871 में ये सारे कंट्री है, रोमानिया, बुल्गारिया, यहां देखिए अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया एंड सर्बिया। ये जो कंट्री हैं, ये सारे कंट्री एकत्रित हो गए और ये खास एरिया और पहाड़ जो पहाड़ी माउंटेन एरिया है, ये मिल करके एक यूरोपियन पावर्स बने। और उस समय जो भी जो एशिया के और अफ्रीका के कंट्री थे, वो उनका खासा प्रभाव नहीं हो पाया इनको एकत्रित होने से। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे ये आगे की ओर बढ़ा 1871 और उसके बाद आते आते जो फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जाकर के रूस की क्रांति हुई, उस दौर में उस चैप्टर्स में देखेंगे। तो ये पूरा का पूरा जो नेशनलिज्म हुआ यूरोप में, राष्ट्रीयता का उद्भव जो यूरोप में हुआ, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो दौर था वो था फ्रांस की क्रांति। मैं फिर से बता रहा हूं, फ्रांस खासा प्रभावित किया विश्व के मैक्सिमम देशों को।
उसमें हमारा भी देश रहा, क्योंकि हमारे देश पर, इंडिया पर जो पावर था वो यूनाइटेड किंगडम का था। यूनाइटेड किंगडम, जिसको हाल में अभी में इंग्लैंड या ब्रिटेन आप कह सकते हैं, तो हम लोग भी उससे प्रभावित हुए। और हमारे भी बाद में चलकर बहुत सारे राजा जो हुए, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, टीपू सुल्तान, ये सारे लोग इस क्रांति से प्रभावित होकर के आगे की ओर बढ़े और इन्होंने सीखने के लिए मिला कि ये एक अपने आप में बड़ा ही चेंजेस है। और एक मैं और चीज बता दूं आप लोगों को, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ही है कि अगर आपको लगता है किसी कंट्री को पहले डेवलप होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, तो जो भी कंट्री पहले क्रांति किया हो, रेवोल्यूशन किया हो, वो कंट्री पहले जाकर के चेंजेस हुए हैं, उसमें बदलाव हुए हैं। और उस बदलाव में जो दौर रहा, इसमें जो पॉइंट नंबर 5 है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, जर्मनी एंड ब्रिटेन, जिसमें मैंने ये दिखाया है 1866 से 1871 का जो दौर रहा, यानी इधर हो गया आपका 4 और इधर हो गया आपका 1, 5 साल के दौर में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इसको हिंदी में कहा जाता है औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण जो थी स्थिति, वो इस दौर में काफी यूनाइट होने के बाद इन लोगों में औद्योगिकीकरण हुआ। और एक तरह से कहिए कि एक फिर से राजवाड़े राजा का ये प्राइवेट जो किंगडम था, उसका उद्भव हुआ। और उसमें हमारा देश भी खासा इफेक्ट हुआ। हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल्स जो थे, आयरन एंड स्टील और टेक्सटाइल, ये सारी चीजों के लिए रॉ मटेरियल ये कंट्री लेकर आए और आगे की ओर बढ़ने लगे। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज थी, एक मैंने आपको बताया कि जो नेपोलियन का दौर और ये लिबरलिज्म का दौर, इस दोनों में अगर डिफरेंसेस कहा जाए तो डिफरेंसेस ये था कि इस लिबरलिज्म दौर में लोगों में बहुत ज्यादा भुखमरी थी, बहुत ज्यादा गरीबी थी। गरीबी होने के कारण लोगों को जो एक सोच थी, एक विचारधारा की कि हमें राजा के खिलाफ जाना है, हमें जो वर्किंग कल्चर है उसको बदलना है, काम करने का तरीका मजदूरों का। तो इस दौर में लोगों को एकदम सा स्लैब सिस्टम्स, दास की तरह रखा गया, क्योंकि लोगों को वो राइट्स नहीं थे, वो अधिकार नहीं थे कि राजा को बोल पाए, राजा के खिलाफ जा पाए। और इसके कारण से एक समय ऐसा आया कि राजा की हत्या हो गई। राजा की जो वाइफ थी, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी, मैट्रिनी, मैट्रिस्ट, ये जो थी, ये सब वर्ड जो है ये इंपॉर्टेंट है, उनकी हत्या हो गई और ये ज्यादा दिन तक ये लोग राज नहीं कर पाए। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि शॉर्ट में मैंने इसको टच करने की कोशिश किया। नेशनलिज्म, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म, 1815, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, जर्मनी एंड ब्रिटेन 1866 टू 1871, नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म 1830 से 1848 एंड रेनेसांस एक वर्ड मुझे मिला, तो ये है। अब इसके बाद मैं बता दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी 1 मिनट के वीडियो में, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो कुछ वर्ड्स के साथ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है हिस्ट्री में वर्ड, खासा वर्ड के साथ साथ उसमें जो कंट्रीज थे। अब जैसे देखिए उस समय के जो यूरोपियन पावर्स में जो थे, कांग्रेस ऑफ वियना 1815, तो ये कंजर्वेटिज्म का ही उदय था कि कांग्रेस ऑफ वियना एक जगह था, वहां पर जो संधि हुई थी 1815 में, उसी में जो था उसमें बाद में चल करके यहाँ से शुरू हुआ था, यानी नेपोलियन बोनापार्ट का 1804 से शुरू होकर के और फिर 1815 में जाकर के वहां पर संधि हो गई। तो ये एक अलग दौर था। उसके बाद मैं बता दूं, ये फ्रांस की क्रांति में ही चल रही थी। उसके बाद आप समझ लीजिए कि सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने डेट तो नहीं लिखा है बट फिर भी आपको बता दूं, 1797, अगर आप समझना चाहें तो 1797 नेपोलियन इन्वेड्स इटली, नेपोलियनिक वार्स बिगिन। 1797 में जो हुआ, 1797 जो दौर था वो था नेपोलियनिक वार्स बिगिन्स, यहां से युद्ध स्टार्ट हो गया। ये हिस्ट्री में ये जानना बहुत जरूरी है। दूसरा है 1814 से 1815 का दौर, फॉल ऑफ नेपोलियन
नेपोलियन का डाउन होना, उनका द वियना प्लेस सेटलमेंट, नेपोलियन अपनी गद्दी को छोड़ना और वियना प्लेस सेटलमेंट मतलब कि गठबंधन हो जाना। दूसरा था आपका 1821 ग्रीक स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस बिगिंस। ग्रीस आप जानते होंगे, ग्रीस को ही यूनान कहा जाता है और काफी स्ट्रगल किया, संघर्ष करने के बाद वो स्वतंत्र हुआ। तो वो कौन सा दौर था? 1821 ग्रीस, GREE, ये ग्रीस हो गया आपका। उसके बाद हो गया 1821 का 1848, इसको समझिए। 1848 में रिवॉल्यूशन इन यूरोप, आर्टिसंस, इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड पीजेंट्स रिवोल्ट अगेंस्ट इकोनॉमिक हार्डशिप। जो भी भूमिहीन मजदूर किसान वर्ग के लोग थे 1848 में खासा विरोध में चले गए। किसके? इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो थे, ये सब लोग थे, राजा के खिलाफ चले गए और डिमांड कंस्टिट्यूशंस एंड रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्नमेंट्स। तो ये सभी लोग कहने लगे कि भाई एक शासन राजा का नहीं रहेगा, अब संवैधानिक तरीके से चुनी हुई सरकार होगी। ये 1848 का दौर रहा। और देन आपको मैं बता दूं 1859 से 1870 तो मैंने आपको यूनिफिकेशन ऑफ इटली और वो सारी चीजें बता ही दिया है। फिर आपके 1905 का है स्लैव नेशनलिज्म गैदर फोर्स इन हब्सबर्ग एंड ऑटोमन एम्पायर। ये रहा यहाँ का दौर। तो आप इसको समझ सकते हैं 1905 सबसे इंपॉर्टेंट दौर जो है ये है हब्सबर्ग एंड ऑटोमन एम्पायर्स का उदय। हब्सबर्ग एंड ऑटोमन एम्पायर EM का उदय, ये दौर रहा। तो इतिहास में शॉर्ट में मुझे लग रहा है कि आपको जो 30 को एग्जामिनेशन होने वाली है उसमें समझ में क्लियर आएगा। और आप आज के इस दौर के बाद मैं आपको बता दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जो अगला जो 3 सब्जेक्ट बचा हुआ है हम लोग को, जो चैप्टर कवर करने हैं शॉर्ट में, आपको जल्दी से आज आप लोग फिर से पोल करेंगे जिससे कि मुझे आप लोगों की नीट समझ में आ जाएगी। और आपके नीट की प्रायोरिटी के अनुसार मैं उस सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को पहले आपको एक्सप्लेन करेंगे कि वेरी शॉर्ट टाइम में एक एग्जामिनेशन जाने से पहले एक रिवीजन कर लेंगे, जिससे कि आपको काफी मदद मिलेगा। और होप सो, मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे भी मार्क्स आएंगे आपको। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट।